मैं खुद की फेवरेट हूँ। हाँ। अगर तुम खुद के फेवरेट हो, तुम खुद से एक बंद कमरे में बातें कर सकते हो, देन रेडियो इज योर प्लेस। मैं जिससे बात करती थी तो एक जनरल आंसर आता था, ये तो होता है। ऑब्वियसली हर कोई फेमस होना चाहता है ना, एवरीबडी वांट्स रिकॉग्निशन। सो एक्चुअली वो फेम से ज्यादा मुझे लगता है वो रिकॉग्निशन की तलब है हर किसी को ना, कि लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। तो उस दौड़ में भागते भागते जो सबको शॉर्टकट और इजीएस्ट वे आउट नजर आता है, सब उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। सोशल मीडिया बिकेम वन। अगर इनको बोलना पड़े मेरे को तो एक्चुअली हंसी आ जाए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो दिनेश्वर बाबू। What would you suggest to somebody who wants to become RJ आज की डेट में? आरजे एक ऐसा मीडियम है जो आपको फेम जरूर दिलाएगा, बट आई थिंक फेम के लिए रेडियो में मत आना। रेडियो इज अ प्लेस वेयर इफ ओनली यू लव बीइंग योरसेल्फ। वो एक डायलॉग है ना करीना कपूर का कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। हाँ। अगर तुम खुद के फेवरेट हो, तुम खुद से एक बंद कमरे में बातें कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ एसेंशियल नॉनसेंस। मेरा नाम है शिवांग सिंह और आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, पर जो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं उनको आप बाखूबी जानते होंगे। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, निहायती खूबसूरत एंड वेरी ऑन जम्मू दी कुड़ी आरजे श्वेतिमा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच शिवांग। आपका हमारे इस शो में आना और पहले ही एपिसोड में 4 चांद लगा देना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी बातचीत छेड़ना चाहूंगा जो शायद आपको याद ना हो। आज से 5 या 6 साल पहले और ऑलमोस्ट 7 ईयर्स कह सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आई वाज इन माय कॉलेज और वो आर्ट का कीड़ा मेरे अंदर दौड़ा, तो क्या करूं, क्या कर सकता हूं। तो मैं पोइट्री करता था और छोटी मोटी सिंगिंग करता था। तो मैं ना आपको रील्स पे देखता था और बाकी आरजेस वगैरह भी मैंने रील्स पे देखे, कुछ कोई ना कोई आर्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ, रेडियो में ऐसा कुछ पॉसिबल है कि मुझे भी शायद काम मिल जाए। तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर, कुछ दिमाग में नहीं है, लेकिन कॉल लगा दिया। और फॉर्चुनेटली वहाँ पे उस टाइम पे खुशबू मट्टो मैम होते थे, वो शायद प्रोग्रामिंग हेड थे कि कुछ थे। तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या करना आता है, आप क्या करते हो। तो मैंने बोला पोइट्री। तो मैंने उनको कुछ सुनाया, कुछ अपनी पोइट्री सुनाई, कुछ पोएम सुनाई। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप 2-4 दिन बाद का डेट उन्होंने दिया, आप उस दिन आ जाइए, फिर उस दिन हम डिस्कस कर लेंगे। तो उन दिनों शायद अभी भी चलता होगा, उन दिनों एक शो चलता था मॉनसून मिस्ट्रीज करके। यस, ये अभी भी चल रहा है मैम? हाँ, मॉनसून मिस्ट्री हमारा मॉनसून स्पेशल होता है। ओके। तो अभी चल रहा होगा। हाँ, इन महीनों में, राइट? हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मॉनसून मिस्ट्रीज के लिए हमें स्टोरीज चाहिए, तो क्या वो स्टोरीज आप हमारे लिए लिख देंगे। तो मैंने बोला कि ट्राई कर सकते हैं। पहले शॉर्ट स्टोरी मैंने कभी लिखा नहीं है, लेकिन लिखने का ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 2 स्टोरी लिखने के लिए बोला। और मुझे याद है कि इतना एक्साइटमेंट और इतना एनर्जी एकदम से पता नहीं कहाँ से आया, कभी स्टोरी लिखी नहीं। और शायद अगले ही दिन में 4 स्टोरीज लेके आपके स्टूडियो दोबारा पहुंच गया। तो वहां पे उस टाइम पे आरजे निशांत भी होते थे, जो अभी नहीं है शायद वहाँ। तो बहुत ही प्यारा था आपका जो स्टूडियो है वहाँ पे। वहाँ बैठे और बहुत ही अच्छा एम्बियंस था, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। एवरीबडी वाज रोमिंग अराउंड एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड हेल्पिंग ईच अदर। तो उन्होंने वो स्टोरी सुनी, उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने बोला कि हम इसको एयर करेंगे, इसको लाइव चलाएंगे। तो फिर वो 4 की 8 स्टोरीज, 8 से 10 स्टोरीज और बहुत सारी स्टोरीज लिख के मैंने दे दी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो आलस था या फिर कह सकते हो कि कुछ अनफॉर्चुनेट था कि वो कभी स्टोरीज एयर हुई ही नहीं। शायद उस जो मुझे इन्फॉर्म किया गया था, उस साल मॉनसून स्टोरीज नहीं चलाया ही नहीं था शो से उस साल। तो ये 2018 या 2019 की बात है। एंड उसके बाद 2019 या 20 में शायद वहाँ पे आरजे के ऑडिशंस हो रहे थे। तो वो भी मुझे किसी सोशल मीडिया से पता चला। तो मैं पहुंच गया। कुछ पता नहीं कैसे है, कोई प्रोसेसेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
तो वहाँ मैं पहुंचा तो जो भी हुआ, जो भी राउंड्स हुए, वहाँ पे एक रूम, एक हॉल में बुला के कि परफॉर्म करो, क्या कर सकते हो, या स्टैंड अप करना है या कुछ भी, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो वो किया। तो वहाँ भी बनते बनते आरजे हम रह गए। तो पर ये स्टोरी सुनाने का मेरा ये मतलब है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, मतलब आपसे इंटरेक्शन हुआ था। आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है, बिकॉज आप बहुत इनकरेज कर रहे थे जो भी न्यू कमर्स थे वहाँ पे, और बहुत सारे लोग घबराए हुए थे। आप उनको बहुत अच्छे से उनका वेलकम कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उनकी आर्ट को, और आपने कुछ खुद से भी गा के सुनाया था। और शायद आप यकीन ना माने, ये शो स्टार्ट करने का, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का जब मेरा माइंड बना, तो सबसे पहले जो मेरे मन में, माइंड में एक नाम आया, वो आपका है, और मैंने सबसे पहले आपको अप्रोच किया। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने हमारा न्योता कबूल किया और आप यहाँ हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि वो कहते हैं ना, कुछ कनेक्शंस ऐसे बनते हैं दैट स्टे विद यू फॉरएवर, सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वन। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और फिर धीरे धीरे करके कुछ डिफरेंट ही डायरेक्शन में लाइफ ले गई। अभी ऐसा है कि बहुत लंबा ब्रेक हो गया, आई थिंक, आर्ट से छूटे हुए। तो अभी मुझे दोबारा ऐसा कुछ पॉडकास्ट या समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, और मीटिंग आर्टिस्ट, या फिर उनके लाइफ के बारे में जानना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो क्या रहा है, ये सब जानना है। तो बहुत सारी बातें होंगी आपसे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी रेडियो जर्नी के बारे में बताइए। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्या स्कूल में या कॉलेज में, या कभी भी आपको ऐसा कुछ पहले से प्री प्लान था कि मुझे आरजे बनना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैं हमेशा से को करिकुलर एक्टिविटीज में रही हूँ, बट एज सच कभी ये सोचा नहीं था कि आरजे ही बनना है टाइप्स। स्कूल में भी आई वाज ऑलवेज इनटू ऑल एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, डिबेट, कुछ भी हो रहा है तो श्वेतमा इज द फर्स्ट नेम दैट विल बी रिटन। और एक टाइम तो ऐसा था कि टीचर्स पूछते भी नहीं थे, कोई कंपटीशन का इनविटेशन आया तो पहला नाम बाय डिफॉल्ट ही श्वेतमा का चला जाता था। कॉलेज में वो सेम प्रथा कंटिन्यू रही। आई केप्ट पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट इवेंट्स। कॉलेज खत्म होने के बाद आई वाज इनटू अ टोटल कॉर्पोरेट जॉब, लाइक you were in. So मैं complete corporate में थी. I was in Delhi, but something happened at home. मम्मा थोड़े distress हो गए, तो she called me back home. उन्होंने, so my grandmother, मेरी नानी had passed away, and she was the last grandparent we had. तो उसके बाद ना मम्मा बहुत टूट गए कि अब तो कोई भी नहीं है मेरे पास. So I felt कि यार ठीक है, काम तो चलता रहेगा, करियर भी बन जाएगा, but फिलहाल family. So I came back home. So thankfully backup plan ये था कि my parents ran a school in Udhampur. तो मैं वापस आके मम्मा के साथ स्कूल में हेल्प करवाने लग गई। Meanwhile, a friend of mine who was working in मिर्ची only, he called me up. मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, he called कि यार मिर्ची जम्मू में ओपन होने वाला है, why don't you try, give an audition. वो पागल है, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा? कहता नहीं सिलेक्शन तो चल छोड़, तू जा तो सही। So he encouraged me कि go for the interview at least. So I convinced my मम्मा कि यार चलो इंटरव्यू तो दे के ही आते हैं। She was like, तूने क्या करना है नौकरी करके, अब वैसे भी हम तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये वो। So मुझे इस तरह से, एज आपका 22, 23, 2016 की बात है, 2016। I was 26 years old. 26 years old. तो मैंने मम्मा को उन्हीं की बात पे कन्विंस किया। मैंने कहा देखो आज के टाइम पे नौकरी वाली लड़कियां ढूंढते हैं सारे तो नौकरी वोकरी तो मैं कर नहीं रही, तो शायद रिश्ता भी ना हो। तो मम्मा भी थोड़े से वो हो गए कि हाँ अच्छा चल ठीक है, ट्राई करते हैं। तो आई वेंट फॉर द ऑडिशंस, गॉट सिलेक्टेड, एंड वो सिलेक्शन हो तो गया, बट वो भी तब भी ना वो रियलाइजेशन नहीं थी कि व्हाट आई गॉट प्रिसाइजली। आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड वी वर सेंट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग्स। वहां जाके हम मतलब रेडियो के दिग्गज लोग जो थे ना, उनसे मुलाकात हुई। नावेद, साइमा, हमारे मिर्ची में तापस दा है, ही इज लाइक ही इज चलता फिरता रेडियो, यू कैन से ही वाज अमंग्स द फर्स्ट इंग्लिश आरजेस ऑफ इंडिया। तो मतलब रेडियो डिजाइन किया है उन्होंने, बनाया है रेडियो को ना। उनसे मिलने के बाद, वो इंटरेक्शंस के बाद लगा कि भाई दिस इज द प्लेटफॉर्म, मतलब विच इज लाइक जहां तुम एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। वापस आए, रेडियो शुरू हुआ जम्मू में। वी लॉन्च्ड इन सितंबर, हमारा सॉफ्ट लॉन्च हुआ था 1 महीने के लिए, और उसके बाद हम ऑफिशियली 2017, yes, I remember 19 September 2017 was our soft launch and 10th October 2017 was our official launch. फ्रीक्वेंसी अनाउंस हुई थी पूरे जम्मू को। तो सॉफ्ट लॉन्च और फ्रीक्वेंसी लॉन्च के बीच में हम लोग ऑनर थे,
और हमारी इंटरेक्शंस शुरू हो गई थी, हमारे कॉल इन नंबर्स एक्टिवेटेड थे। तो एक दिन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने रेडियो ट्यून इन किया है और आपने इसको स्कैन पे लगा दिया तो वो फ्रीक्वेंसी उठा लेगा। So I randomly started talking about blue whale challenge. उस वक्त बहुत सारे बच्चे सुसाइड्स कर रहे थे। Right. मैंने randomly उसके बारे में बात करी और randomly ही बोला, because उस टाइम कॉल आते नहीं थे यूजुअली। तो मैंने कहा यार इस वक्त अगर है ना, if you are going through something and you want to talk to someone और तुम्हें समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं, see I am here, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, so there is no point of judgment. You can just call me and share your heart out. I actually got a call and there was a boy who was sobbing. और मैं सच बता रही हूँ, मेरी हालत खराब हो गई कि मतलब पहली कॉल्स रेडियो पे और इस तरह का कोई बंदा रो रहा है आगे से, 2 सेकंड के लिए आई लिटरली फ्रीक्ड आउट, बट देन आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पर्सन, ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम्स। वो मतलब जस्ट 12th क्रॉस करके वो नीट की तैयारी कर रहा था, जबकि वो IIT JEE की तैयारी करना चाहता था, बट घर वाले चाहते थे वो मेडिकल में जाए। देन कुछ फैमिली इश्यूज और होंगे, ही वाज स्टेइंग विद हिज मैटरनल अंकल और समबडी हु वर नॉट ट्रीटिंग हिम वेल, बट घर वाले जबरदस्ती उसको कहते थे वहीं रहे। सो लॉट ऑफ थिंग्स ही वाज गोइंग थ्रू। वो पहली बार था जब मतलब एक्चुअली मैंने उसको सूट डाउन किया एंड उसने व्हेन ही शेयर्ड दैट आई एम स्टैंडिंग एट द तवी ब्रिज एंड आई वाज अबाउट टू जंप व्हेन आई हर्ड यू एंड आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सेव्ड मी। माय गॉड, दैट डे चेंज्ड मी एज अ पर्सन। रेडियो तो अलग रहा बट उसने मुझे एज अ इंसान बहुत बदल दिया। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि रेडियो क्या है, हाउ मच पावर दिस मीडियम possess and how much power this mic has. वो दिन था जब मुझे ये लगा कि यार यहाँ से आज के बाद तू जो बोलेगी ना किसी ना किसी को तो हिट करेगा, अब वो तुझ पे है कि तुझे पॉजिटिवली हिट करना है या नेगेटिवली हिट करना है। दैट डे आई चेंज्ड माई, जो मैं बोलना शुरू करती थी ना, तो मेरी टैगलाइन थी कि जम्मू का हैप्पीएस्ट रेडियो स्टेशन सुन रहे हो आप, and I ensured till the time I am on air, anyone who's listening to me feels happy. तो बाद में ना जब वो कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि यार आपको जब सुनते हैं ना अपने आप पे चेहरे पे स्माइल आती है, so मेरे को ऐसा लगता था कि यार I am doing something good. I also have that image of you. मैं जैसा आपको भी बोल रहा था कि the encouragement जो आपने दिया या फिर जो आपने जो वेलकम किया ऐसे बंदों का जो कुछ भी नहीं जानते रेडियो के बारे में, पर एक स्माइल, एक ऐसा हैप्पी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, दैट इज आई हैव इन माय माइंड ऑफ यू। आई थिंक हम इतने फास्ट पेस्ड लाइफ में चल रहे हैं ना, हर कोई भाग रहा है कहाँ किसी को नहीं पता। True. और उस पूरे प्रोसेस में इफ यू आर एबल टू एक्सचेंज स्माइल्स, दैट मेक्स इट। और ये मेरे पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन ये भी था कि एन इंसिडेंट या फिर कोई पर्सन दैट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड द वे यू थिंक या फिर योर लाइफ, तो आपने वो आंसर पहले ही कर दिया, द इंसिडेंट। बट आई रियली वांट टू शेयर हियर, माय पापा हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस। और उन्होंने मतलब ऑलवेज वो तो हमेशा ही, मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी एक स्टोरी, somebody asked me that what is the reason you are so humble. So I said my father. Why? Because every time I got something, मैं कुछ अचीव करती थी ना, वो मुझे पहले शाबाशी देते थे एंड देन वो कहते ना ऐसे जमीन से उठा के नीचे जमीन पे गिराते थे, बेटा उधर नहीं इधर रहो, stay grounded, stay humble, stay here. And every time I would fail, he would tell me that this is not a failure, this is a learning. I remember, मैं ये कहानी बहुत बार शेयर करती हूँ, बहुत लोगों को पता भी, मतलब जो मुझे सुनते हैं उन्होंने बहुत बार शायद सुनी होगी, बट आई ऑलवेज शेयर दिस। मैं 7th में थी और एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो कंपटीशन अच्छा था और जब मैंने परफॉर्म किया 7th में है ना, और इतना अच्छा सुरीला गा रही है लड़की, मैंने एक हिंदी गाया था रेट्रो सॉन्ग, एक मोहब्बते का सॉन्ग था हमको हमी से चुरा लो वो गाया था, और एक डोगरी सॉन्ग गाया था। 3 कैटेगरीज में मैंने परफॉर्म किया था एंड एवरीबडी हैड गॉन लिटरली क्रेजी, कितना छोटा सा बच्चा कितना अच्छा गा रहा है टाइप्स, और मैं 7वें आसमान पे। बट जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए ना, आई गॉट 2nd पोजिशन और मैं ना ऐसे कहते ना एकदम से टूट गई, बिकॉज उससे पहले स्कूल में हमेशा फर्स्ट, किसी कंपटीशन में जाना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ 2nd पोजीशन। और तब जब आपको ऑडियंस एप्रिसिएशन ने पहले ही बोल दिया कि बेटा तुम तो विनर ही हो, तुम जीत गए हो, मैं सच में टूट गई। मैंने स्टेज में प्राइज तो लिया बट आंखों में आंसू, दिल ऐसे घुटन। अभी जैसे ओलंपिक्स चल रहा था, तो उसमें ये बहुत मीम शेयर हो रहा था कि जो फर्स्ट है
और जो थर्ड है, ये दोनों खुश हैं। सेकंड वाला जो है ना, हाँ, वो बीच में वो वैसा बीच फील में करता है, फंसा रहता है कि यार एक स्टेप और एक ऊपर, बस एक इतना स्टेप सा और, और। सेकंड कैसे आ गए। तो मुझे याद है पापा के पास बजाज चेतक स्कूटर होता था और स्कूटर के आगे ट्रॉली होती है ना, मैं बाहर आई गुस्से में, जब खत्म हो गया तो मैंने ऐसे ट्रॉली में ट्रॉफी फेंकी और मैं पापा के पीछे बैठती थी, तो मैं ऊपर चढ़ के बैठ गई और मतलब बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ, ऐसे गुस्सा आंसू सब ऐसे ऐसे रोक के रखे हैं। और पापा जैसे ही आए, पापा ने ना मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने हाथ रखा है, आई बर्स्टेड इन टीयर्स। तो पापा कहते क्या हो गया, तो रोते रोते मैंने कहा पापा सेकंड प्राइज आया। इतनी देर में मैं किसी से हारमोनियम बजाना सीखती थी, तो उन्होंने मेरे म्यूजिकल नोट्स बहुत परफेक्ट करवाए थे। तो सर भी आए, सर कहते नहीं नहीं तुम तो फर्स्ट ही थे, तुम तो फर्स्ट ही थे, सर भी बोल के निकल गए। तो अब जब उन्होंने भी बोल दिया कि तुम तो फर्स्ट ही थे पर प्राइज तो सेकंड मिला है, तो वो और ज्यादा अंदर से है ना, दुख होने लगा, अन्याय हुआ, क्या गलत हुआ मेरे साथ। इनजस्टिस। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा कि मतलब जजेस ने चीटिंग की है मेरे साथ, मेरा फर्स्ट प्राइज था। पापा कहते हैं अच्छा फर्स्ट प्राइज क्यों था तुम्हारा, क्यों होना चाहिए था फर्स्ट। एंड मैंने बड़ी कन्विक्शन के साथ बोला, मैंने कहा मैंने सबसे अच्छा गाया था। पापा कहते हैं व्हेन यू नो, योर हार्ट नोज कि तुमने सबसे अच्छा गाया था, एंड व्हेन योर हार्ट इज टेलिंग यू दैट यू आर ऑलरेडी अ विनर, डज दैट मेक एनी डिफरेंस कि लोगों ने तुम्हें क्या जज किया। मुझे वो ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा, बट द मोमेंट आई रियलाइज्ड इट कि यार जब तुमने कर लिया, पूरा एफर्ट दे दिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेस्ट था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने तुम्हें क्या जजमेंट दी। That one sentence changed my perception of success for life. तब तक मेरे लिए सक्सेस क्या था, फर्स्ट पोजीशन। बट उसके बाद से वो डेफिनेशन चेंज हो गई। उसके बाद इट वाज लाइक तुम्हें अपना बेस्ट देना है, इफ यू आर हैप्पी और हार्ट इज टेलिंग यू दैट यू डिड द बेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू। और ये आपको बहुत अर्ली स्टेजेस में पता चला, एक्चुअली इन 7th स्टैंडर्ड, राइट? तो दैट इज व्हाई आई थिंक आपको इतनी सक्सेस मिली है और मिलती रहेगी आगे। थैंक यू। तो मैम एक और क्वेश्चन, जैसे कि आर्ट की बात कर रहे थे अभी हम, तो जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, वेदर इट बी म्यूजिक और पोइट्री और वी कैन से पेंटिंग, यू ड्रॉ अ लाइन तो आप पेंटर हो गए, और आपके पास गिटार है और आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, थोड़ा सा मार्केटिंग आता है, तो आप सिंगर बन गए। और इसी तरह पोइट्री की तो हालत ही छोड़ दो, मीरो गालिब वाले ज़माने अब रहे कहाँ, जब शोहरतें हों इतनी सस्ती तो अदब देखेगा कौन, यही शेर याद आता है मुझे। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में कि ये आर्ट अभी जो है वो बहुत हल्का होता जा रहा है, इसमें बहुत हल्कापन आ रहा है, जो यूथ है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है इवॉल्व होने के लिए, आर्ट को इवॉल्व करवाने के लिए, या फिर ये सिर्फ रेस है फेम का कि वी आर रनिंग आफ्टर फेम एंड बस उसी रेस में लगे हुए हैं? यस, यू आर वेरी वेरी राइट। एंड अगेन मैंने एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस की थी, वो मैं थोड़ा बाद में शेयर करती हूँ, पहले इसकी बात करते हैं कि मैं ना इतनी डिसहार्टन होती हूँ ना, लाइक आई एम अ मदर नाउ, है ना, आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ मदर इन्फ्लुएंसर, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं एज अ मदर मैं अपने बच्चे को कैसे चला रही हूँ, और एज अ मदर कोई और अपने बच्चे को कैसे चलाना चाहता है, वो उसकी चॉइस है ना, टोटली डिफरेंट चॉइसेस हो सकता है। यू नो एवरीबडी, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ और हर कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, और आई फील कि वो मेरे को साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट कर रहा है, इवन इफ आई एम एट अ पोजिशन जहाँ पे मैं लोगों के डिसीजंस अपने पे हावी नहीं होने देती, बट आई फील कि वो इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, डिजिटल कंटेंट आप कितना कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। और आई ऑलवेज, whenever I talk to youngsters, especially those who call themselves influencers, I ask them कि यार please see what you are influencing. Is it actually a positive influence or is it a negative influence? एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ, टिकटॉक के टाइम की बात है। ऑब्वियसली हर कोई फेमस होना चाहता है ना, एवरीबडी वांट्स रिकॉग्निशन। सो एक्चुअली वो फेम से ज्यादा मुझे लगता है वो रिकॉग्निशन की तलब है हर किसी को ना, कि लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। तो उस दौड़ में भागते भागते जो सबको शॉर्टकट और इजीएस्ट वे आउट नजर आता है, सब उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। सोशल मीडिया बिकेम वन, क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट वायरल होने लग गया, तो लोगों को ये लगने लग गया कि यार कुछ भी वायरल हो सकता है, यू नेवर नो क्या वायरल हो जाएगा। आई रिमेम्बर टिकटॉक के डेज में
मेरा भाई बहुत अच्छी रील्स बनाता था, वो लिप सिंक वाली, तो हम्म। बहुत अच्छी तेरी बनाता काली था। काली दो हाँ, अखियां, बहुत बहुत अच्छी रील्स बनाता था वो लिप सिंक वाली, उसकी बहुत जबरदस्त रील्स होती थी टिकटॉक पे जब बनाते थे। तो मैंने ना उसको देख के वो आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट, बट 3-4 महीने के बाद आई वाज लाइक शिट मैन, ये मैं क्या ये कर रही मुझसे नहीं हो हूँ, पाएगा। ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, आई एम अ डांसर, आई शुड डांस रादर डूइंग जस्ट द लिप सिंक। और एक दिन ना मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू गिटार इतनी अच्छी बजाता है, तू गाता इतना अच्छा है, व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग आल्सो, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग कवर्स rather just doing the lip sync video which is not taking you anywhere, why don't you start recording your own songs? तो उसने वो धीरे धीरे अपनी गिटार बजाने पे काम किया, सिंगिंग स्किल्स को अपग्रेड किया, और 1 महीने के बाद he started posting his singing videos. Okay. And that was the moment I realized, shit, this is the difference, how you can actually influence someone. तो मुझे हमेशा, और मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे एक्टिंग में जाना है कीप डूइंग दिस, बिकॉज मे बी, और रियलिटी इज, क्योंकि वी टॉक टू पीपल हु हायर एक्टर्स या जो कास्टिंग में काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये जो रील्स के 30 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स के आर्टिस्ट होते हैं ना, दे आर नेवर गुड ऑन स्क्रीन फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि 30 से ज्यादा जाएंगे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम आजकल 90 हो गया है ना, तो 90 के ऊपर वो जा नहीं रहे, और व्हाट दे डू इज नॉट एक्टिंग। सो मैंने फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, कि इफ आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट समथिंग आई शुड ऑलवेज प्रोजेक्ट वट आई नो द बेस्ट, या समथिंग विच इज हेल्पिंग मी ग्रो। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना, अब मेरे को लगता है एक वो ना एक स्टेज आ रही है जहां पे राइज, आपको ना स्टार बनते वही लोग नजर आएंगे जिन्होंने अपने टैलेंट पे काम किया, अपार्ट फ्रॉम फेचिंग द व्यूज। शॉर्टकट्स नहीं, शॉर्टकट्स वाले जो आए और गायब हो गए, सस्टेन उन्होंने किया, नहीं वो गुड विद देयर वर्क। एग्जाम्पल जैसे यशराज मुखाटे करके एक आर्टिस्ट है ना, आउट ऑफ नोवेयर ही केम, ही स्टार्टेड डूइंग मिक्सेस, जिसने मतलब बहुत अटपटे म्यूजिक बनाए, बट बिकॉज ही न्यू प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिक, ही न्यू द मिक्सिंग मास्टरिंग, ही वाज शाइनिंग। और अभी मैं देख रही हूँ अभी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले कितने लोग सामने आ रहे हैं। अभी कल ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो द मोमेंट आई वेंट ऑन सर्च बटन, आई सॉ लिटरली 20-30 डांस रील्स जो क्लासिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक, इतने क्लासिकल डांसर्स पहले थे कि ये बस इंस्टाग्राम की वजह से सामने आ रहे हैं। सो वही, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंस होता है, बट फेम के पीछे मत भागो, इट विल नॉट सस्टेन। इफ यू रियली वांट टू गो अ लॉन्ग जर्नी, कीप वर्किंग ऑन योर स्किल सेट। मैम, इसी से मुझे आपसे एक और क्वेश्चन, जैसे आप सिंगर भी हैं और आप डांसर भी हैं। अभी मैं रिसेंटली आपका इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे एक था, नृत्य कर रहे थे, और कुछ एक सिंगर थे जो वहां पे गा रहे थे। हाँ। तो आप जो है सिंग कर रहे थे दोनों ना, तो वो देखा मैंने, बहुत अच्छा। उसके अलावा भी बहुत सारे मैं आपके वीडियोस जो है डांसिंग के देखता हूँ, और सिंगिंग के। आप कई बारी आप अपने हस्बैंड के साथ जब ड्राइव पे जाते हैं, या फिर कभी अपने स्टूडियो में, या फिर कहीं और, वो वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। तो कभी आपका डिविएशन की तरफ मन नहीं किया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अपना कोई ट्रैक बनाना चाहिए, या फिर मुझे कुछ अपना कुछ ऐसा डांस वीडियो बनाना चाहिए, या वैसा कुछ? क्योंकि जनरली ऐसा मैंने देखा है, थोड़ी देर काम करके लोग सोचते हैं नहीं, अब ये इतना बहुत हो गया, अब मुझे फेम मिल गया, तो अब मुझे थोड़ा दूसरे रास्ते पर निकलना चाहिए, जिसमें जल्दी मुझे सक्सेस मिलेगा या फिर फेम और ज्यादा मिलेगा। तो वैसा कभी आपके माइंड में आया हो? आई थिंक मैं फेम से ज्यादा फेलियर की बात करूंगी यहाँ पे। स्कूल में मैंने जैसे बताया, बस ऑलवेज इनटू ऑल द एक्टिविटीज, और हमेशा हर चीज में फर्स्ट। 11th-12th मैंने केवी से करा, 10th तक मैं अपने ही स्कूल में थी, तो वहां तो बाय डिफॉल्ट भी प्रायोरिटी मिलती थी, बट वो कहते हैं ना, रियलाइजेशन तब होती है जब किसी दूसरी जगह जाके अपनी वो जगह बना लो। सो केवी में भी अगेन आई क्रिएटेड माई दैट ऑरा कि एवरीबडी, कहीं कोई कॉम्पिटिशन है तो पहला नाम श्वेतिमा का आता था। सिमिलर थिंग हैपेंड इन कॉलेज ऑल्सो, बट मैंने अपने आप में एक चीज, आप एलपीयू से पास आउट हैं, मैंने इंजीनियरिंग करी है। Okay. I am a BTech and MTech in computer sciences. Okay. And good. So engineering चल रही थी, and meanwhile I कॉलेज में जाके मुझे डांस सीखने का मौका मिला। कथक मैंने एलपीयू में सीखा है, बिकॉज वहाँ बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज होती है। यस, वहाँ पे दे हैव मेड कल्चरल क्लब्स, और 4 PM ऑनवर्ड्स वो क्लब्स एक्टिव होते हैं। सो टिल 9 to 4 यू आर इन कॉलेज, एंड 4 ऑनवर्ड्स जो आपका फ्री टाइम होता है, दैट यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन लर्निंग अ हॉबी। सो एक्चुअली उनको हम इनिशियली, वो इट स्टार्टेड एज अ हॉबी क्लास, बट वो कब हॉबी मेरा पैशन बन गया, और लाइक क्रेजी पैशन बन गया, वो धीरे धीरे आई एक्सप्लोर्ड।
वहां पे भी यही था कि मैं प्राइम टाइम मेरा कथक में इन्वेस्ट होता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू गो फॉर म्यूजिक क्लास आल्सो, फॉर थिएटर, फॉर वेस्टर्न डांस क्लास। सो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम सब पे इन्वेस्ट करती और थी। वहां से भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी बहुत। सो आई हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, और फिर हम लोगों ने सो ऑल इंडिया लेवल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस होते हैं जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो। सो आई वेंट फॉर दैट, AIU करके बोलते हैं। तो आई वेंट फॉर AIU फॉर लिटरली 4 years 5 years back to back, बैक टू बैक 5 years, मतलब जब तक आप कॉलेज में हो आप 2009 से 2014 तक। फिर आप पास आउट हो गए, फिर दूसरे किसी को मौका मिले। राइट। तो सो फेलियर की मैं जो बात कर रही हूँ, सो अगेन यूनिवर्सिटी में भी वी वर द फर्स्ट बैच दैट वेंट इट टू AIU, सो उसकी वजह से भी एक रिकॉग्निशन अलग थी। और पहली बार जाके ही हम 2 अवार्ड्स ले आए थे, और दोनों अवार्ड्स में मैं आई वाज अ पार्ट। एक मेरा सोलो डांस परफॉर्मेंस था, उसमें प्राइज था, और एक हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस थी, उसमें भी प्राइज था। और जो सिंगर्स होते हैं वो एक कॉलेज में से या एक यूनिवर्सिटी में से एक सिंगर जाएगा, या LPU इज वन कैंपस, तो अच्छा, हमारे एक कैंपस ही कैंपस। हाँ, सो कोई भी यूनिवर्सिटी का एक बैच जाता है, तो हम क्योंकि LPU है ही एक ही कैंपस में है, तो इंटर कॉलेज कंपटीशन नहीं होता था वहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही चूज करके टीम बना लेते थे। सो दैट वाज अ गुड फैक्टर, क्योंकि आपको छोटा लेवल पे कॉम्पीट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है। तो यूनिवर्सिटी में भी अगेन फेमस, आई वाज लाइक, अगर वहाँ 25,000 लोग थे तो वो 25,000 को पता था कि श्वेतिमा कौन है। बट देन द मोमेंट आई पास्ड आउट, जब मैं अपनी पहली कॉर्पोरेट जॉब में गई ना, अब कॉर्पोरेट जॉब के बारे में आपने बताया नहीं क्या जॉब थी? So, मैंने 2 अलग-अलग कंपनीज में काम किया था। फर्स्ट वाज अ क्यूरेशन टेक, इट वाज इंटरनेशनल फर्म थी वो, दे वर इनटू कंस्ट्रक्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो मैं उनका HR एंड एडमिन संभालती थी। और अब अगेन क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई तो की नहीं थी, तो टेक्निकल जॉब में जाना थोड़ा मुश्किल था। सो दैट अ फ्रेंड रेफर्ड देम टू मी, और आई ट्राइड, और ठीक है, दैट वाज एक जॉब शुरू करनी थी, कर ली। बट धक्का तब लगा जब एकदम से आप फेम टू 0 आ गए। तब सोशल मीडिया था नहीं, कॉलेज खत्म, फेम खत्म, और देयर वाज नो सोशल मीडिया एट दैट टाइम, उस टाइम नहीं था। तो नथिंग इज विद यू, यू आर एट अ 0। 14-15 की बात है ये। 14 में आई पास्ड आउट, और उसके बाद ही जब मैंने जॉब ज्वाइन की, तो इनिशियली तो क्योंकि जॉब का क्रेज था, ठीक है, बट वो HR एडमिन एक ही कैबिन में बैठना, वो घूमने फिरने वाले पंछी को आपने एकदम से बांध दिया है, एंड अगेन एक नई चीज थी। अब एकदम से है ना, केज्ड फील होने लग गया मुझे, और आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ फेलियर, बिकॉज मेरा पैशन, मेरा जो भी था, वो सब को-करिकुलर एक्टिविटीज था, लोग जानते थे, पहचानते थे, एंड देन यू आर इनटू अ वर्ल्ड वेयर नोबडी नोज यू अगेन, है ना। वो अंदर से फेम टू 0 की कहानी थी वो। फिर जब मिर्ची वाली अपॉर्चुनिटी मिली, फिर वापस से फेम मिलने लग गया। तो मुझे बहुत लोग ये बोलते थे, है ना, कि आपका कंपटीशन कौन है? मैं कहती थी कोई नहीं, बिकॉज आई एम माई ओन कंपटीशन, आई वांट टू लर्न फ्रॉम माई सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग। क्वेश्चन पूछना था मुझे। तो अगेन जब वो फेम की जर्नी शुरू हुई ना, तो मुझे शायद ये भी लगता है कि दैट थिंग केप्ट मी ग्राउंडेड, बिकॉज आई हैड सीन अ 0 अगेन। तो अच्छा, इससे पहले भी चला ना, देखा, हाँ, ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, एंड यू नो लोज कैसे होते हैं, हाईज कैसे होते हैं, दैट इज व्हाई यू आर बैलेंस्ड। सो दैट केप्ट मी गोइंग। और तभी से एक जहन में था कि यार फेम डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज हु यू आर बिकमिंग, दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट्स इट। यस, ट्रू, टोटली ट्रू। तो मैम, जैसे गर्मी लग रही है, हाँ, थोड़ी सी जला, थोड़ी देर के लिए चला। मैम, एक और क्वेश्चन जो है, जो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रेडियो इंडस्ट्री को लेकर। फ्रॉम रेडियो टू रील्स टू रियल लाइफ, ये ट्रांजिशन जो है, ये कैसा रहा और कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब मुझे ऐसा लगता है, आज से अगर हम 10 साल या 12 साल पहले चले जाएं, जब हम भी रेडियो सुनते थे, तो रेडियो मीन्स रेडियो। अभी रेडियो क्या है, स्टूडियो में आई थिंक कैमरास भी लगे रहते हैं, yes. है ना, आप लाइव आ रहे हैं और वो वीडियो भी चल रहा है, एंड आप ऑन एयर भी हैं। और फिर उसके बाद रियल लाइफ भी, यू हैव फॉलोअर्स एंड यू हैव टू मैनेज ऑल ऑफ देम, या फिर जैसे भी एंटरटेन करना है, yes. तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? आई थिंक इसकी एक ही की है, जस्ट बी ऑथेंटिक। मुझे अपने लिए, मतलब ऑब्वियसली मैं किसी की जर्नी एनालाइज करने से पहले अपने आप को देखती हूँ हमेशा। जब हमने रेडियो शुरू किया, उसी टाइम सोशल मीडिया वाला वो ना फेज शुरू हुआ था, फेसबुक पे लाइव जाना, इंस्टाग्राम, वो सब शुरू हुआ था।
तो आई थिंक हमारे लिए वो ट्रांजिशन ईजी थी, बट जो ट्रेडिशनल आरजेस थे वो उस चीज से बहुत अफेंड होते थे. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी में ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर रहा इन कनेक्टिंग विद पीपल, क्योंकि एक वक्त तक आप सिर्फ उसकी आवाज सुन रहे हो, बट यू नो द मोमेंट यू गिव अ फेस टू दैट वॉइस, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसने श्वेतमा को बहुत जल्दी वो जम्मू दी कुड़ी वाली स्पेस दी. ये मेरा टैगलाइन तो था ही, है ना, श्वेतमा श्वेतमा मिर्ची श्वेतमा, जम्मू दी कुड़ी मिर्ची श्वेतमा. सो दिस वाज माय सॉन्ग व्हेन वी गॉट लॉन्च्ड. तो बट इसका मुझे लगता है वो जो सोशल मीडिया ने वो कनेक्शन जोड़ा ना, बहुत लोग जब सोशल मीडिया पे देखते थे, अच्छा हमने आपको रेडियो पे सुना है, एंड देन एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू मीट समबडी इन पर्सन, कभी कोई सिटी में मिल जाता था. एक बार मुझे याद है, मैं परेड मार्केट में हूँ, सब्जी मंडी के बाहर ना चौक है, मैं बिल्कुल चौक पे खड़ी हूँ और वहां बिल्कुल जैम पैक्ड है. एक बाइक वाला आता है और एग्जैक्टली मेरे आगे बाइक रोक के कहते हैं आप वही हो ना रेडियो वाली श्वेतमा, डैम ब्लैक, एंड आई एम लाइक हाँ मैम एक सेल्फी. और वो मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग भी था बट एम्बैरेसिंग भी था. हाँ, इनिशियल डेज की बात है. वो एक तरफ से ओवरवेलमिंग था और एक तरफ से ना एम्बैरेसिंग था कि इतना जाम लगा हुआ है, बंदा कह रहा है सेल्फी लेनी है. तो मैंने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली मना किया, बट मैंने कहा भैया फिर कभी, मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस. तो कहते नहीं आप कहाँ मिलोगे मुझे दोबारा. मैंने कहा आप कभी स्टूडियो आ जाना. कहते पक्का. मैंने कहा ठीक है. मतलब इतने जाम में उसने मेरे से इतनी कन्वर्सेशन बिल्ड की है. बट हाँ, ये भी होता था इनिशियली कि मतलब वो होता ना एक, जब आपको वो फैन मूवमेंट वाले लोग मिलने लग जाते हैं, पीपल कम टू यू दैट मैं आपको सुनता हूँ, आई एम अ फैन ऑफ योर्स. इनिशियली समझ नहीं आता था हाउ टू रिएक्ट टू इट, क्योंकि वो पहली बार हो रहा था. जो ऑटोग्राफ दे दो, सेल्फी दे दो. सेल्फी ऑटोग्राफ इज स्टिल फाइन, है ना, थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता है. बट सेल्फी का ये है कि कई बार यार आप बिल्कुल ऐसे कैसे बने हो, कैसे खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होता. वो मेरे साथ हुआ एक दो बार. कभी है ना मॉल गए हैं, कभी मूवी देखने, लेट नाइट शो है, तो बिल्कुल पजामाज में गए हैं, कोई मिल गया मैम पिक्चर. तो इनिशियली बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और ना बोलना नहीं आता था. देन आई ट्रेन्ड माई सेल्फ टू से नो, कि हाँ दैट टू पोलाइटली. कि बार होता है यार बंदे का मूड ठीक नहीं है, या अब मूवी देख के निकले हो, बहुत इमोशनल मूवी थी, रोके निकले हो, शक्ल के 12 बजे हुए हैं एंड हंस के पिक्चर क्लिक करवानी है. बट देन ठीक है, दैट आल्सो इज अ फेज व्हिच यू ग्रेजुअली लर्न एंड ग्रो. बट आई थिंक ये काफी लोगों को लगता है इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिशन, बट आई फेल्ट कि अगर आप ऑथेंटिकली लोगों से जुड़ना चाहते हो ना, इट्स द बेस्ट थिंग. और मेरे लिए प्लस पॉइंट यही रहा कि अगर आप मुझे रेडियो पे सुन रहे हो, आप मुझे रील में देख रहे हो, या मुझे रियल लाइफ में देख रहे हो, इट्स ऑल वन, इट्स ऑल सेम. ट्रू. मेरे हमारे जेएनके के फर्स्ट हमारे स्टेट हेड थे सुमित काकड़. वो ना मुझे बहुत मेरे पे हंसते थे, कहते तेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक थोड़ी है, वो जो हम टीवी पे सोप्स देखते हैं ना, जो सीरियल्स चलते हैं जहाँ पे पहले लड़की आती है, वो कुछ करती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसका बच्चा होता है, फिर उसकी फैमिली आगे चलती है. तो तेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक वैसे ही चल रहा है. सो आई समटाइम्स फील फाइन कि ठीक है ना यार, आई रियली वांट टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल द वे आई एम. आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ. बट येस, दिस इज वन थिंग आई रियली वांट टू टेल कि मैं हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती. आई वेरी सिलेक्टिवली शेयर व्हाट आई वांट टू शेयर. मतलब मेरी लाइफ आप देख सकते हो, बट विद फिल्टर, नॉट प्रिसाइजली व्हाट आई एम लिविंग. क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि वो पर्सनल स्पेस थोड़ा सा एक सेफ और सिक्योर रहना चाहिए. वो बहुत जरूरी है. तो अपनी पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बीच वो बेशक आप प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो, बट पर्सनल लाइफ में भी एक पर्सनल स्पेस हमेशा वो एक मेंटेन रहना चाहिए. मैं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ जो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा रिवील करते हैं, क्या खा रहे हैं, घर पे किस तरह का माहौल है. व्लॉगिंग का ट्रेंड जो चल पड़ा था, उसमें बहुत लोगों ने वो भी किया. बट आई चूज नॉट टू. लाइक आई फील कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे के साथ जो मेरे प्रेशियस मोमेंट्स हैं, वो मेरे और उसके हैं यार. दैट आई डोंट वांट टू रिवील. उसमें भी शायद कुछ पार्ट में दिखाना चाहूंगी जहाँ पे शी इज डूइंग सर्टेन थिंग्स which contain certain message or which is something really very beautiful which I want to share. I might, but I am very selective in sharing what I want to share. That is the best management. I think and it is very important क्योंकि हर किसी का यह पता है, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दैट rather than feeling happy for somebody, we have started becoming jealous of each other. You know, वो कहीं आज 5-star होटल में खाना खाने गए हैं, we are jealous of it. वो आज फैमिली ट्रिप पे गए हैं, we are jealous of it. उसने नया पर्स ले लिया, we are jealous of it. अरे इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, we are jealous of it. So you know, I feel that exchange of energy, वो आप कितना सारा नेगेटिव एनर्जी इम्बाइब कर रहे हो,
डेलिब्रेट नहीं है, आपने तो अपना हैप्पी मोमेंट शेयर किया, बट इन एक्सचेंज लेकिन आपको क्या मिला? True, यू नो, true, सो true. दैट इज वन रीजन आई फील कि हमें बहुत सिलेक्टिव होकर चीजें शेयर करनी चाहिए. शेयर थिंग्स विच इंस्पायर यू, शेयर थिंग्स विच इंस्पायर समबडी मे बी, है ना, आपकी कोई ऐसी थॉट या आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है जो किसी के लिए कुछ एक मैसेज कैरी कर सकता है. डोंट बी somebody who shares on ज्ञान ज्ञान ज्ञान. कि सारे प्रोसेसेस बता दिए, हाँ, अभी ये हो रहा है, ज्ञान मत अभी ये दो, होने ठीक वाला है. फिर ये लेट होने वाला है. एवरीबडी लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाँ, वो जेलस फैक्टर वाले जोन में नहीं जाए तो अच्छा है. मैम, आप जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने एक रील या पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप अपना जो लो टाइम्स थे, जब आप थोड़ा डिप्रेस रहते थे या फॉर सर्टेन रीजंस अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, तो आपके ऑफिस में एक कॉर्नर है Yes. जहाँ पे आप जाके रोते थे, जैसा आपने बताया. हाँ. मुझे तो आप ये लोगों को समझाना चाह रहे थे कि वी शुड रीच आउट टू समबडी, देयर इज ऑलवेज समवन जो सुनेगा. तो आप अभी भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते होंगे, ऑफ कोर्स आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, फैमिली से रिलेटेड, कुछ पर्सनल, कुछ ऑफिस से रिलेटेड. तो अभी आप वो कैसे मैनेज करते हो? अभी आप बहुत स्पिरिचुअल हो या फिर आप मेडिटेशन करते हो या फिर क्या करते हो? क्योंकि व्हेन ऑन एयर, मतलब आप लाइव अभी तो नहीं, अभी तो चलो आप प्रोग्रामिंग हेड है, लेकिन जब आप आज थे, आज से कुछ देर पहले, तो कई बारी मूड ठीक नहीं है, अभी घर से लड़ाई होके आई है या फिर किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई है, तो अभी फिर आपको लाइव आना है, एंड आप वही है, हैप्पी वाइब्स, यू हैव टू, यू नो, वो आपको सबको देना है. तो कैसे मैनेज करते हैं? जैसे यहाँ पे भी एक कंसोल पड़ा है, तो द मोमेंट वी स्विच ऑन द माइक ना, इट्स लाइक अ स्विच. तुम जितने मर्जी बुरे फेज में हो, यू नो, आई रिमाइंडेड माई सेल्फ ऑफ द फर्स्ट प्रॉमिस आई हैड मेड कि जम्मू की हैप्पीएस्ट फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो आप. सो टू इंश्योर, क्योंकि मुझे पता है यार, मैं जो बोलूंगी ना वो किसी को तो इम्पैक्ट करेगा, और मैं किस वाइब के साथ बोल रही हूँ वो बहुत मैटर करता है. बट आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं अपने इमोशंस हाइड नहीं करूँ. अगर वो ऑथेंटिक है और वो किसी कॉज से रिलेटेड इमोशंस है ना, आई ऑलवेज यूज टू शेयर इट ऑन एयर ऑल्सो. एक बार आई रिमेम्बर, मेरी और खुशबू मट्टू, आपने जिनकी बात की थी, खुशबू और मेरी बहुत लंबी बात चली इस पे कि सो वी केम ऑन टू दिस डिसीजन दैट वी वांट टू टॉक अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन ऑन एयर. बट जबकि हमें बाकी कलीग से ये फीडबैक मिला कि यार एक तरह से तुम बोल रहे हो वी आर द हैप्पीएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, और तुम सुसाइड की बात करना चाहते हो. यू नो, माई पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट एक बार भी आया, विच मीन्स द पर्सन इज नॉट हैप्पी. और जब मैं कह रही हूँ कि मैं जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि हर कोई जो मुझे सुन रहा है वो खुश रहे, दैट मीन्स जब तक मैं उसका वो थॉट बाहर नहीं निकालूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक द पर्सन हैप्पी. सो विच मीन्स आई हैव टू टॉक अबाउट इट. और आपने मेरे अपने लोज की बात की, तो हर किसी की लाइफ में लोज आते हैं यार, हर किसी की लाइफ में वो डिप आता है. बट देन हाउ यू टेक इट, हाउ यू लर्न फ्रॉम इट एंड डिसाइड टू ग्रो is what makes a difference. I went through a very bad postpartum depression. और मुझे लगता है कि आज के टाइम में postpartum depression इसलिए भी ज़्यादा है because मैं रिसेंटली अपने पापा से इस बारे में बात करी थी. मैंने कहा पापा बड़ी अजीब सी चीज़ है, हम कह रहे हैं दैट वी आर लिविंग इन अ इक्वल वर्ल्ड, है ना, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पे पैरिटी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं. बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में हम चाह के भी वो इक्वालिटी नहीं ला सकते. क्यों? मतलब ससुराल की तो मैं बात ही टच नहीं करूंगी, फिलहाल मायके की बात करती हूँ. बाहर से कोई गेस्ट आया, हमेशा बेटी को आवाज देंगे कि बेटा पानी पिला दो. बेटे को कोई नहीं बोलेगा कि बेटा तुम पानी पिला दो. क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशन, गर्ल इज मेंट फॉर दीज कोर्स, बॉय इज नॉट. वो माइंड सेट बेसिक अभी भी चेंज नहीं हुआ है. एंड सिमिलर थिंग्स हैपन पोस्ट मैरिज ऑल्सो. पोस्टमार्टम की मैं बात कर रही थी तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा यार पापा पूरी उम्र आपने मुझे ये सिखाया कि बेटा सपने देखो और उड़ो, और अब व्हेन आई हैव अ बेबी एंड आई नो आई कैन नॉट फ्लाई दैट हाई, आई नो दैट. क्यों? बिकॉज मुझे पता है मेरे लिए फिलहाल ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा है ना. और टिल द टाइम आई डू नॉट हैव द सपोर्ट सिस्टम कि वो मेरी लाइफ, मतलब मेरे को पता हो गया शी इज टेकन केयर, आई एम फ्री टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स, तब तक मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती. वो मॉम ब्रेन काम ही नहीं करेगा. एंड फॉर विमेन हु आर वेरी मच करियर सेंट्रिक नाउ, हु वांट टू बी समबडी, हु वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट पोटेंशियल दे हैव, इमीडिएटली जब वो कट ऑफ आता है ना, ब्रेक आती है कि यार 6 महीने यू हैव ब्रेक टू टेक केयर ऑफ द बेबी, बट वो 6 महीने इज अ स्ट्रगल पीरियड फॉर हर ऑल्सो.
बिकॉज दिमाग काम पे है, करियर पे है, पैशंस पे है, बट सबकॉन्शियसली सिचुएशंस नहीं है, अलो नहीं कर रहे। तो दैट एक्चुअली लीड्स टू डिप्रेशन। मतलब जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, आई हैड टू टेक थेरेपीज टू कम आउट ऑफ इट। सो आई टुक प्रोफेशनल हेल्प बिकॉज मैं जिससे बात करती थी तो एक जनरल आंसर आता था, ये तो होता है, आई अंडरस्टैंड होता है, बट आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट ना। देन आई हैड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प एंड आई वाज गाइडेड इन अ प्रॉपर वे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट लाना कि यार टेकिंग हेल्प इज ओके, इट्स नॉट एबनॉर्मल, जैसा नॉट, हाँ, जो हमने एक है ना बना दिया है कि यार अच्छा कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल या किसी साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास अगर कोई जा रहा है, सो आई थिंक टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस फॉर गर्ल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मेरे ऑफिस में मेरी जूनियर्स हैं या कलीग्स हैं ना, मैं सबको ये कहती हूँ कि यार मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि करियर में ब्रेक आएगा, एंड विच इज ओके। एवरी फेज ऑफ लाइफ नीड्स अ टाइम, और उस फेज से निकलना है, तो बस निकलना है। जितनी जल्दी आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना, वहां से निकलना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप उसको फाइट करते रहोगे ना, नहीं 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 मेरा करियर स्टेक पे है, मेरा करियर स्टेक पे है, अरे तुम कर ही नहीं पाओगे ना। तुम वहां जब काम पे हो तो घर पे ध्यान है, घर पे हो तो काम पे ध्यान है, दोनों काम नहीं हो पा रहे। सो यस, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, और टॉकिंग टू पीपल हु कैन एक्चुअली गाइड यू राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे केस में आई थिंक प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम में 2 लोग वर लाइक हु मैजिकली हेल्प्ड मी हील। उसी वो कहते हैं ना, भगवान सही वक्त में आपकी लाइफ में वो सही बंदे भेज देता है। सो जीनिया वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो उसी वक्त में मेरी लाइफ में आए। मैं जानती हूँ उनको बहुत पहले से थी, बट शी बिकेम अ फ्रेंड एट दैट टाइम। शी इज नो मोर विद अस, वी लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ कैंसर। और द अदर फ्रेंड आई हैव इज दिव्या, और दिव्या एंड जीनिया वर लाइक लाइफ सेवर्स फॉर मी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम, क्योंकि उन्होंने मुझे ना रियलिटी से फेस करवाया कि श्वेतमा हाइपोथेटिकल वर्ल्ड से निकल, दिस इज योर रियलिटी एंड लिव इट, इट्स ओके। आ रहा है करियर में ब्रेक, इट्स ओके, बिकॉज लाइक आई शेयर्ड विद यू कि मेरे को आर्जिंग से ब्रेक लेना पड़ा, दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, बिकॉज आई न्यू कि मैं बच्चे के साथ नहीं मैनेज कर पाऊंगी, मैं मेंटली उस चीज को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फेजेस, एंड ये मैंने परसों ही एक बहुत सुंदर कोटेशन सुबह सुबह देखी, इट वाज लाइक राइट नाउ what is the most beautiful thing you have? Yourself. You're breathing, you are alive. इससे बड़ा क्या चाहिए? You know, फिर उन्होंने ना स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि हर घड़ी मतलब लिटरली 1 मिनट में वर्ल्ड के इतने मिलियन लोग मर जाते हैं, एंड इफ यू आर अलाइव, बी ग्रेटफुल फॉर इट। Yes, true. और मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा यार सच में हम यही भूल जाते हैं, हम उस चीज के लिए ही ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं जो हमारे लिए शायद सबसे खूबसूरत है, दिस मोमेंट राइट नाउ। कोविड के टाइम पे एक डॉक्टर थे, एंड वी लॉस्ट हिम टू कोविड, पर उस टाइम पे एक डॉक्टर थे, मैं उनको बहुत फॉलो करता था। उनका एक मुझे बहुत प्यारी सी बात याद आती है। उनको बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो पूछते थे कि मुझे कोविड हो गया, उसके बाद मुझे जी निमोनिया हो गया है या मुझे कोई और प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो है वो उनको जा नहीं रहे। तो उनका ये कहना था कि अगर कोविड में मर जाते तो अभी हो ना, अभी जिंदा हो तो खुश रहो, ये भी ठीक हो जाएगा। तो सिमिलरली आपने जो बोला, अभी सांस ले रहे हैं, अभी हम हैं, तो इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। और मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे आप मेडिटेशन करते हैं या फिर किसी को सुनते हैं, जैसे ओशो हो गए, सदगुरु हो गए, या कोई भी और स्पिरिचुअल लीडर जो है इंडिया में है या फिर कहीं भी है, और आपने 2 जो आपके फ्रेंड्स की बात की, तो दैट इज सो ब्यूटीफुल ना। मतलब यू हैव गुरुज आपके आसपास में, यू नो, यू लर्न फ्रॉम एवरीवन, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अ लर्नर। बिल्कुल, और वो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। इसी बात से मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले ना मैं रैंडमली कोई काम कर रही थी, एंड माय डॉटर शी रिएक्टेड टू समथिंग। वो ना किसी उसको कुछ छोटी सी चीज मिलती है, शी रिएक्ट्स लाइक वाओ मम्मा, एंड यू नो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया। मैंने कहा यार ये बच्चा कैसे हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है। मतलब एक छोटा सा उसको टॉय मिला, शी इज हैप्पी, शी गॉट अ टॉफी, शी इज सो हैप्पी, शी गॉट समथिंग, समबडी केम एंड हग्ड हर, शी इज सो हैप्पी। हम वो सक्सेस और फेम और वो रैट रेस में चलते चलते ना वो लिटिल हैप्पी मोमेंट्स ढूंढना भूल जाते हैं। हमारी प्रोग्राम और ऐसा है ना, अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि अभी जो बच्चे हैं उनको भी हम यही प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं
कि बेटा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और उनकी जो नेचुरल प्रोग्रामिंग जैसे होनी चाहिए थी वो हम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन क्या यही सच है। ट्रू। अभी थोड़े दिन पहले मेरी मदर इन लॉ मुझे कह रहे थे, उन्होंने ना कोई एयरफोर्स ऑफिसर की वीडियो देखी, आई थिंक 15 अगस्त पे जो फ्लाइंग स्क्वाड, जो एयरफोर्स का फ्लाइंग स्क्वाड जो उसके ऊपर से, माय मदर इन लॉ वाज लाइक कि इसको हम एयरफोर्स में भेजेंगे। मैं कहा मम्मा मुझे इसको कहीं नहीं भेजना, आई जस्ट वांट टू हर लिव हर लाइफ, व्हाटएवर शी डिसाइड्स नॉट टू डू एनीथिंग, आई विल बी हैप्पी विद इट, बट आई जस्ट वांट हर टू लिव। और ये प्रोसेस दिमाग में आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे अपने लिए भी कई बार लगता है कि यार आई नीड अ ब्रेक नाउ, आई एम डन विद एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी विद माय फैमिली, जस्ट सिट होल डे, कुछ नहीं करना है पूरे दिन, बैठना है बस। वो दौड़ते वो फेज भी आता है आपकी लाइफ में। और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, ये ज्यादातर मदर्स में होता है, मतलब कि क्योंकि ब्रेक नहीं मिलती है। ममता वैसी है कि अगर बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा ना तो इट्स ओके, अगर करना चाहते हो कुछ भी तो इट्स ओके, ये जॉब छोड़ के दूसरी करनी है तो इट्स ओके। पर लड़कों में या फिर फादरहुड में या फिर आपका कोई बड़ा भाई है तो वो दे विल फोर्स यू टू डू दैट कि नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ इसका ऑपोजिट हुआ। अभी थोड़े दिन पहले अगेन मैं अपने पापा से बात कर रही थी, मैंने कहा पापा आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड विद लाइक, सबको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कर रही हूँ, बट डीप इनसाइड आई नो आई एम नॉट एबल टू। मतलब वो एग्जर्शन मेरे मेंटल हेल्थ पे कितना टोल ले रही है या मेरी फिजिकल हेल्थ पे इवन कितना टोल ले रही है, तो वो दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। कितना आसान होता है ना, एक फादर सुबह उठेंगे, उन्होंने बस रेडी होना है और ऑफिस निकलना है, जबकि एक मदर जब उठेगी उसे बच्चे को उठाना है, बच्चे को ब्रश कराना है, रेडी कराना है, खाना खिलाना है, और थैंकफुली मतलब मुझे बनाना नहीं पड़ता अभी, मोस्ट ऑफ द हाउसेस बनाना है, खाना है, टिफिन पैक करने हैं, देन खुद रेडी होना और फिर ऑफिस जाना है ना। सो ह्यूज डिफरेंस। वापस आने के बाद भी फादर हैज टू कम, चेंज ड्रेस, मे बी गो आउट विद फ्रेंड्स और इवन स्टे एट होम, वॉच टीवी, बट फॉर अ मदर घर आना है, बच्चे को देखना है, बच्चे को खिलाना है, खुद खाना है, बनाना है, फिर अगर उसने बहुत सारा खलारा डाला है घर में वो साफ करना है, मैनेज करना है, देन फिर ये सोचना है कि अगले दिन क्या करना है। सो मेंटली शी इज नेवर फ्री, तो वो बैलेंस आउट नहीं हो पाता। सो इट डज टेक अ लॉट ऑफ, मतलब मुझे लगता है आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग इन चीजों पे बात करने लगे हैं, बट स्टिल a lot of support system is required to make her feel। हम अपनी मम्मा के लिए भी तो हमेशा यही सुनते हैं ना कि अगर एक पापा को अगर बुखार है तो उनको क्या करना है, पूरे दिन रेस्ट करना है, बट अगर मम्मी को बुखार है उनको खाना उनको भी फिर भी घर का सारा काम करना है, शी इज नेवर ऑन रेस्ट। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी एक्चुअली नीड टू चेंज। मैं अपने भाई से हमें मतलब थैंकफुली ही हैज चेंज्ड इनटू अ लवली ह्यूमन नाउ। कोविड में ही वाज विद मी एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, और उसका माइंडसेट स्विच मुझे अब नजर आता है कि अगर इफ मम्मा इज नॉट वेल शी विल बी ऑन बेड एंड ही विल टेक केयर ऑफ द एंटायर हाउस, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ इट कि यार चलो एक बंदे को तो मैंने थोड़ा बदल दिया, या चलो मेरे थॉट प्रोसेस ने किसी को इम्पैक्ट किया। ट्रू, ये ग्रूमिंग जो है ना, मुझे लगता है ये बचपन से अपने घर में होनी चाहिए, जरूरी है। अगर आप अपनी मदर का, अपनी सिस्टर का ध्यान रख सकते हैं या रखते हैं तो आप अपनी बीवी का भी रखेंगे। बिल्कुल। अगर आपने शुरू से वैसा रखा है कि आपको कुछ नहीं करना, मम्मी लाके देंगी, दीदी लाके देंगी, तो फिर बीवी लाके देगी। पर इसमें मम्मियों की गलती है ना, मम्मियों की गलती है। अपनी मम्मा के मतलब मुझे याद है कोविड में मेरा भाई स्टेड विद मी फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट, बिकॉज वी वर इन जम्मू एंड फैमिली वाज देयर। भाई केम टू मी कि आप अकेले हो, मैं आ जाता हूँ, एटलीस्ट कि अगर बीमार हो गए तो मैं तो हूँ आपके पास। तो वी स्टेड टुगेदर, सो आई मेड हिम डू एवरीथिंग, खाना भी बना रहा है, झाड़ू बर्तन कपड़े सब। और जब घर जाके उसने पहली बार शायद बर्तन धोए या कुछ किया, मम्मा ने मुझे इतनी बातें सुनाई, तू मेरे बेटे से काम कराती थी, तो ये तो वो, बिकॉज मम्मा वाज लाइक बेटे को हमेशा बहुत पैम्पर्ड रखा है। और वो छोटे होंगे। हाँ, वो मुझसे 12 साल छोटा है, ही इज लाइक 12 years younger to me। मम्मा ने मुझे बहुत डांटा, बट देन ग्रेजुअली शी रही। मैं उनको यही कहती थी हमेशा, मैंने कहा आपकी बहू जो आएगी ना आपको बहुत आशीर्वाद देगी, बहुत दुआएं देगी दिल से, बिकॉज योर सन इज ट्रेन्ड लाइक दैट। सो आई थिंक ये मदर्स पे ओनस बहुत ज्यादा आता है, दे नीड टू टेल देयर बॉयज हाउ टू एक्चुअली गो अहेड। बट वो ममता जो बात कर रहे थे ना, वो मम्मियों की कुछ ज्यादा ही होती है, जाग उठती है। मैम अभी कॉन्वर्सेशन जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, तो थोड़ा सा फन मोमेंट लाते हैं इसमें। तो मैं आपको एक छोटा सा मिमिक्री चैलेंज दूंगा। उसमें होगा क्या कि मैं आपको 2 फेमस बॉलीवुड डायलॉग्स दूंगा, बट द ट्विस्ट इज
कि आपको उस डायलॉग को एक बार स्लीपी आरजे की फॉर्म में बोलना है, मतलब यू नो आरजे हु इज काइंड ऑफ वेरी सैड, ओके। एंड तो दूसरी बार आपको उसे बोलना है ओवर एक्साइटेड आरजे की तरह। तो पहला डायलॉग है आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो Sad. मुश्किल काम है। थोड़ा सा फन मोमेंट, ओके। बिल्कुल आरजे में, आप स्टूडियो में बैठे हैं। मैं आख्या तुसें, मैं आख्या तुस मेरे कोला मेरा मेरा गुरु, तुस मेरे कोला मेरा आप मुझसे मेरा जिंदगी मांग लेते। अच्छा। मैं आख्या मैं तुस मेरे कोला मेरी जान मंगी लाओ, फिर तुसे मेरे कोला मेरा गुरूर के छीनी लिया। फिर एंड देन दूसरी तरफ ओवर एक्साइटेड। बोला था मैंने बोला था मेरी जिंदगी ले लो यार, पर तुमने ना यार मेरा गुरूर ले लिया। ये बिल्कुल साउथ दिल्ली वाली लड़की जो है ना, वैसा। अच्छा, तो मैम सेकंड डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो दिनेश्वर बाबू। अरे हाँ। ये सैड। इनको अगर इनको बोलना पड़े मेरे को तो एक्चुअली हंसी आ जाए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो दिनेश्वर बाबू। और एक्साइटेड, इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो दिनेश्वर बाबू। क्या बात है, क्या बात। मैं यही कह रहा था आपको, कभी आपको ऐसा नहीं लगता आपको एक्टिंग में जाना चाहिए? कभी सोचा नहीं। तो मैम आगे चलो थोड़ा सा फन पार्ट को और बढ़ा देते। तो अब रैपिड फायर में आएंगे हम। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और जो आपके माइंड में आएंगे वो बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन एयर कभी? ऑन एयर? हाँ, ऑन एयर नहीं गया था वो, बट इट वाज एन इंटरव्यू, लाइक आई शेयर्ड, बादशाह का इंटरव्यू कर रहे थे और Okay. माइक ऑफ था। And I was so embarrassed because it was almost, I think it was the first celebrity interview I was doing, और इंटरव्यू का माइक ही ऑफ है। बहुत embarrassing था। सेकंड क्वेश्चन, अगर एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगी? I want to go back to my college. I want to relive that life because college time में I was exploring myself in the best way. So I want to go back. Go back and do you want Relive to that make time. some changes in the past or नहीं, जैसा था वैसा जैसा था रहे, लेकिन वैसा ही मुझे चाहिए, you but want to वापस live it आना है। twice ना? yes. ओके, तो अगला क्वेश्चन, एक कॉलर जो कभी आपको भूलता नहीं है। ऐसे एक दो कॉलर्स है तो बिल्कुल नहीं भूलते। एक राहुल जी हुआ करते थे, उनकी शॉप है मोती बाजार में। ही वॉज अमंग्स द वेरी पर्टिकुलर कॉलर्स आई ऑलवेज यूज टू हैव, और वो ना आवाज बदल बदल के कॉल करते थे। और कई बार एक्चुअली मैं ना गेस भी नहीं कर पाती थी कि ये वही बोल रहे हैं, फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस कॉल करके कहते थे ये मैं ही था। ओके, दैट यूज्ड टू बी रियली अमेजिंग एंड ही वाज सच अ लवली कॉलर। अगर आरजे नहीं होते तो क्या होते? अ डांसर। यस, और सिंगर एंड डांसर में कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, आई थिंक मेरी अगर इनर कॉल आप हमेशा पूछोगे ना, तो इनर कॉल dancer इज ऑलवेज डांस, बिकॉज डांस समवेयर हील्स मी फ्रॉम विदिन। सोशल मीडिया के बिना जिंदगी में और क्या प्रॉब्लम्स होती? सोशल मीडिया के बिना हाँ, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होती। उसके बिना भी सोशल मीडिया इज द प्रॉब्लम तो नहीं है, बट सोशल मीडिया पे एक्चुअली मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को हमने ना जो बना दिया है और अपनी जिंदगी में जो जगह दे दी है ना, उसको उतनी जगह देने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर एबल टू एक्चुअली मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सोशल लाइफ एंड सोशल मीडिया लाइफ, यू आर गुड टू गो। बट इफ यू आर 0 here and 100 here, then you are not doing anything. राइट, ट्रू। कोई एक आरजे, कोई भी अक्रॉस इंडिया या फिर कहीं से भी, जो आपको आपका कंपटीशन लगता है?
आई थिंक कोई नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को कंपटीशन की नजर से नहीं देखा. आई ऑलवेज लुक एट अदर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मुझे उनसे क्या सीखने को मिलेगा. बिकॉज आई फील हर किसी में कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं. इट्स जस्ट दैट यू एम्बाइब दोज. एंड बुराइयां भी हर किसी में होती हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी में होते हैं, मुझ में भी होंगे शायद. सो ये भी अगेन मैंने अपने पापा से सीखा है कि सबसे सीखो, जो मिलता है हर किसी से सीखो. हर किसी में अच्छा बुरा दोनों होगा, बुरे के आगे फिल्टर लगा के अच्छे वाले को इधर ले आओ. सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज ट्राइड लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी आई मीट. क्या बात है. तो मैम अपने फॉलोअर्स के लिए और ऑफ कोर्स हमारे फॉलोअर्स के लिए वन वर्ड या फिर अ सेंटेंस क्या बोलना चाहोगे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑलवेज थिंक ऑफ जस्ट वन थिंग कि सपना अगर खुद देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी खुद ही जुटानी पड़ेगी. कोई और आपके लिए वो सपना जीने नहीं आएगा. सो जस्ट लिव दैट ड्रीम. क्या बात है, क्या बात है. Like you are doing right now. Yeah. Yeah, true. After 7 years, I guess. Wow. मैम अगला क्वेश्चन या फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए है जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है. सोशल मीडिया की वजह से जो चेंजेस आए हैं या जितने भी प्लेटफॉर्म्स नए नए डेवलप हुए उस पे सोशल मीडिया की वजह से या फिर अलग प्लेटफॉर्म्स की वजह से रेडियो में जो चेंजेस आए स्पेशली शोबिज की दुनिया में, आपको क्या लगता है इसने रेडियो को कितना इम्पैक्ट किया है और व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ रेडियो? आई पर्सनली थिंक कि रेडियो की जो जगह है ना वो कोई मीडियम नहीं ले सकता. यू नो, बिकॉज रेडियो सबसे पहले तो ऐसी जगहों पे भी है जहाँ पे इंटरनेट पहुंच भी नहीं सकता. राइट. सो दैट इज वन ब्यूटी ऑफ रेडियो. दूसरा यू नो सबसे खूबसूरत चीज रेडियो की क्या है, आप जो सुनते हो आप वो विजुअलाइज करते हो. यू नो, सो यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब अपने हिसाब से उस कहानी को इमेजिन कर रहे हैं. कहानी एक ही है. यस, कहानी वही चल रही है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि यार आज जम्मू से उधमपुर जाते वक्त रास्ते में ना टिकरी के पास मुझे ये चीज नजर आई. सो यू नो एवरीबडी विल हैव अ पिक्चराइजेशन टू दैट सीन. और वो हर किसी की पिक्चराइजेशन अलग होगी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मीडियम. अगर हम वीडियो देखेंगे तो वो तो वही देख रहे हो ना. सो यू आर वाचिंग इट एज इट इज. बट रेडियो गिव्स यू इमेजिनेशन बियॉन्ड विजन. आई कैन रिकॉल द डेज, शायद मैं 8th या 7th या 9th में होता था. छोटा सा मोबाइल होता था, ईयरफोन लगा के ऐसे ईयरफोन को रखना पड़ता था या मोबाइल को रखना पड़ता था ताकि रेडियो की आवाज आए, सिग्नल आए. तो वो मोहित चौहान का एरा और आतिफ असलम का एरा होता था. राइट. तो आज मैं जब रेडियो सुनता हूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट है. मतलब बहुत हिप हॉप काइंड ऑफ म्यूजिक इज देयर. तो मैम हाउ डू यू व्हाट इज योर प्रोसेस फॉर क्यूरेटिंग म्यूजिक फॉर योर ऑडियंस? मतलब आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस रहती हैं या फिर ऑडियंस प्रेफरेंसेस पे आप जो मिर्ची की अगर मैं बात करूं, मिर्ची प्लेस कॉन्टेम्पररी हिट रेडियो विच मीन्स सॉन्ग्स विच आर पॉपुलर अमंगस्ट पीपल. सो हमारे हर महीने सर्वेज होते हैं और वो सर्वे के बेसिस पे जो प्लेलिस्ट क्यूरेट होती है दैट इज डन नेशनली एंड दैट गेट्स सर्कुलेटेड ऑल ओवर. ओके. सो वी डू नॉट गेट टू चूज. जैसे वो होता था ना कि आप गाना बताओ और हम बजा देंगे. दैट डज नॉट हैपन एनीमोर. ओके. बिकॉज़ वो वाला दौर मुझे याद है. आप गाना बताओ हम बजा देंगे. वो अब नहीं होता है. तो मैम कोई ऐसा मोमेंट बताइए व्हेन यू हैड टू गो लाइव ऑन एयर एंड कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है या फिर कोई ट्रिकी टॉपिक है तो जिसपे आप को लाइव आना था और आपने कैसे मैनेज किया, कुछ ऐसा? आई रिमेम्बर पुलवामा अटैक. ओके. आई वेंट ऑन एयर continuously 3 days, morning 7 to night 11. क्योंकि मैं ऑफिस के सबसे पास रहती थी और बाकी क्योंकि कर्फ्यू लग गया था और कोई नहीं आ पा रहा था. सो आई यूज्ड टू गो और मैं सुबह 7 बजे ऑन एयर होती थी, रात के 11 बजे तक आई यूज्ड टू स्टे ऑन एयर 3 दिन लगातार. और आई रिमेम्बर मुझे याद आता है किसी की शादी थी यू नो और वो बारात को क्रॉस करने का एक्सेस नहीं मिल रहा था. एंड मैं एक्चुअली उस टाइम पे ये कर रही थी. आई वाज टेलिंग माय नंबर दैट इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू. यू नो, सो एक्चुअली वी गॉट अ कॉल कि हमारी बारात निकली है. हम 12 लोग हैं क्योंकि ज्यादा लोगों को ऑब्वियसली वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और पुल बंद था, विक्रम चौक वाला पुल क्रॉस नहीं करने दे रहे थे. सो देयर वाज नो कनेक्शन फ्रॉम ओल्ड सिटी टू न्यू सिटी. तो दे सेड कि मैम कैन यू हेल्प.
सो थैंकफुली मतलब रेडियो में ये होता है, आपके कनेक्शंस अच्छे होते हैं. सो वी आई कॉल्ड अप समबडी, आई रिक्वेस्टेड देम कि ऐसे ऐसे एक फैमिली है वहाँ पे, उनके नंबर्स दिए, तो उनका वेडिंग कार्ड फोटोग्राफ्स मंगाए, फोटोग्राफ्स भेजे और उनको फिर एक्सेस दिलाया. दे कुड रीच द, किसी मंदिर में शादी कर रहे थे तो वो दे कुड रीच द वेन्यू. यू नो लेटर दे केम टू ऑफिस विद गिफ्ट्स कि आपकी वजह से ये हो पाया. एंड आई थिंक रेडियो इज अ मीडियम दैट गिव यू मोमेंट्स लाइक दीज. ये और कहीं नहीं हो सकता. और ऐसा करके ना फिर खुद में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आप किसी के तो काम आए. यस, जैसे आई रिमेम्बर एक कॉल आया कि भटिंडी वाली साइड पानी सप्लाई बंद थी, पानी नहीं पहुंच रहा था. सो आई गॉट अ कॉल कि हमारे घर बिल्कुल पानी नहीं है. सो वी हैड टू कॉल समबडी अगेन. फिर वहाँ वाटर टैंकर्स भिजवाए रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उस वक्त बहुत बहुत अजीब सा माहौल हो गया था, वेरी सेंसिटिव. बट हमने बहुत सिंपल अप्रोच रखी कि यार इफ वी आर एबल टू हेल्प समबडी इन एनी वे वी आर देयर. क्योंकि वो टॉपिक इतना सेंसिटिव था कि उस पर नहीं बात कर सकते थे. और मुझे आज भी याद है कि द मोमेंट जब दिल्ली में सारी वो हमारे मार्टियर फैमिलीज की वो डेड बॉडीज पहुंची थी, सारे मार्टियर्स की, और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ थे और मतलब ही वाज पेइंग ट्रिब्यूट टू देम. माय गॉड, आई वाज ऑन एयर एंड आई वाज क्राइंग एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग, बिकॉज वो ऐसा लम्हा था जिसमें अगर मैं आंसू रोकती तो वो शायद बहुत इनजस्टिस करती मैं अपने आप से और अपने लोगों से. तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि फिल्टर्स जरूरी होते हैं, बट कई बार उनको शेड ऑफ करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उस वक्त पूरा देश उस एक इमोशन में बंधा हुआ था. और शायद अगर मैं उस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती तो शायद मैं बहुत अपने आप में गिल्टी हो जाती फॉर लाइफ, दैट आई फेक्ड माई सेल्फ एट दैट मोमेंट वेयर आई एक्चुअली हैड टू बी माई सेल्फ. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट इवन इफ आई क्राइड ऑन एयर, I did justice to your job, to my job, to myself. What would you suggest to somebody who wants to become RJ आज की डेट में? RJ एक ऐसा मीडियम है जो आपको फेम जरूर दिलाएगा, बट आई थिंक फेम के लिए रेडियो में मत आना. रेडियो इज अ प्लेस वेयर इफ ओनली यू लव बीइंग योरसेल्फ. वो एक डायलॉग है ना करीना कपूर का कि मैं खुद की फेवरेट हूँ. अगर तुम खुद के फेवरेट हो, तुम खुद से एक बंद कमरे में बातें कर सकते हो, देन रेडियो इज योर प्लेस. बिकॉज बहुत मुश्किल होता है यार, खाली कमरा है और तुम्हें ऐसे बात करनी है एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड. सो वो तुम तभी कर पाओगे जब यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू आर वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ एंड यू ट्रूली नो हु यू आर. सो अगर रेडियो में आना है, you have to be in love with yourself first. Yes, you have to be in love with yourself, whether you are sad or happy, जैसे भी हो तुम हो, authentic हो. मैम आपके लिए एक परफेक्ट शो क्या है? I think there is no perfect show, क्योंकि रेडियो अगेन इज अ मीडियम जो आपको ना करंट मूवमेंट्स के साथ जोड़ता है. जैसे आपने मॉनसून मिस्ट्रीज की बात की थी, यू नो, सो मॉनसून एंड मिस्ट्रीज आर वेरी मच कनेक्टेड. बारिश और प्यार कनेक्शन है, ट्रैफिक में म्यूजिक कनेक्शन है, या रेडियो इज ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट कनेक्शन. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हाट कैन एक्चुअली कनेक्ट इज द बेस्ट शो. जैसे लेट इवनिंग आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द मतलब अर्ली मॉर्निंग स्पिरिचुअल मॉर्निंग्स होती हैं, लेट इवनिंग्स लव शोज होते हैं, है ना. क्यों? बिकॉज वाइब ऑफ द डे क्या है. Mornings have to be energetic. Afternoons can be like mellow, talking about Bollywood maybe, talking about real life things, fashion, trends and everything. And evenings again need to be energetic क्योंकि आप थक चुके हो. So mood of the day के हिसाब से show of the day बनता है. Right. तो मैम आज के पॉडकास्ट के लिए मेरे ख्याल से आपसे बेस्ट गेस्ट अगर कोई हो सकता है तो वो मुझे नहीं मालूम. आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, कुछ चीजें मैंने गलत पूछी होंगी या बोलने का तरीका गलत होगा, उसके लिए गुस्ताखी माफ. बिल्कुल नहीं. तो फिर कभी दोबारा डेफिनेटली मैं चाहूंगा दोबारा मैं कभी पॉडकास्ट करूं तो डेफिनेटली आपको इनवाइट करूं और आप और लैडर चढ़ के किसी और सक्सेसफुल जगह पे हों. अभी भी आप बहुत सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल बढ़ते जाएं, होते जाएं. तो बस कुछ आप मेरी ऑडियंस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कह दीजिए. आई थिंक जो एक मैसेज की आप बात कर रहे थे वो मैं कह ही चुकी हूँ, और दिस इज समथिंग आई ऑलवेज बिलीव. और जैसे हम बीच में है ना बात कर रहे थे कि women have to compromise sometimes on their careers to take care of the family, and sometimes
compromise on their families to take care of their careers. I really hope we are able to create a better world जहाँ पे वो compromise नहीं करना पड़े, बहुत seamlessly एक female अपनी journey continue कर सके, चाहे वो शादी से पहले है या शादी के बाद. और मेन बात फिर मैं वही कहूंगी कि सपना अगर आपने देखा है तो पूरा करने की हिम्मत आपको खुद जुटानी पड़ेगी, कोई और आपके लिए वो सपना जीने नहीं आएगा. So all the best, keep following your passions, keep following your dreams and live it all right now. ये था हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ एसेंशियल नॉनसेंस, जिसका नाम मैंने कल ही सिलेक्ट किया और मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं, पर मुझे अच्छा लगा. तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई डोज के साथ, एक नई नॉनसेंस की डोज के साथ. तब तक आप खुश रहिए, स्टे ऑसम, स्टे नॉनसेंस. और आई लिटरली वांट टू थैंक श्वेतिमा मैम, जो हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमारे पॉडकास्ट को 4 चांद लगा दिए. आई विश हर द बेस्ट इन हर लाइफ एंड आई होप ये सक्सेसफुल होते रहे, बढ़ते रहें और कभी हम दोबारा मिलें. थैंक यू मैम. Thank you so much.